एंड जय हिंद। तो स्टार्ट करना था हमें आज नया चैप्टर, जानते हैं ना। तो एक बात और, नया चैप्टर तो स्टार्ट करना ही है, इसके अलावा आपको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो चेंज हो चुका है ना। तो जिसको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में क्या हुआ है, तो इसे मैं यहाँ पर अब डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि केमिस्ट्री वाले बैच में मैं पूरा उसे डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक, तो जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न में आपका चेंजमेंट आया है उसकी छोटी से छोटी बात का एक वीडियो आपको मैंने आपके ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, ठीक है ना। करीब 2 बजे के समथिंग जो वीडियो आपका शेयर है एग्जाम पैटर्न को, उसे इस वीडियो के बाद मीन्स इस लेक्चर के बाद आप जरूर देख लीजिएगा। बात समझ रहे हैं सभी? तो पहले एग्जाम पैटर्न को देखिएगा और उसके बाद आगे आप कोई भी अपना काम करिएगा, मीन्स पढ़ाई उस हिसाब से आप स्टार्ट करिए। तो जो मैंने एग्जाम पैटर्न को लेके वीडियो बनाया है आप उसे पहले देख लें। ठीक, चलिए। तो चैप्टर हम नया स्टार्ट करते हैं, और नया चैप्टर है वो है आपका कौन सा, ह्यूमन हेल्थ एंड जो डिसीज था वो हो चुका था। अब है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का आपका नया चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। और एक बात और समझिए, मैंने जो बात कल कही थी वो अक्षरशः सही साबित हुई, ठीक है। मैंने बोला था कि जो स्ट्रेटजीज इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो लास्ट ईयर के सिलेबस से आपका क्या था, रिड्यूस था। तो वही बात इस साल भी हुई है, यानी कि जो कल आपका नया सिलेबस और पैटर्न आया है उसमें भी वो स्ट्रेटजीज इनहेंसमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है, ये वाला जो आपका टॉपिक है मीन्स जो चैप्टर है वो रिड्यूस है। तो ये थर्ड यूनिट है, जो आपकी थर्ड यूनिट है, इसमें केवल 2 चैप्टर बचे हुए हैं थर्ड यूनिट में। ये 1+ कौन है पता नहीं, ठीक है। थर्ड यूनिट है, तो थर्ड यूनिट में क्या बचे हुए हैं, केवल और केवल आपके 2 चैप्टर बचे हुए हैं। पहला वाला ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में करवा चुकी हूँ, और तीसरा वाला है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। एक बात और, ठीक है, एक बात और समझिए बेटा, अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को इस क्लास की लिंक सेंड की है तो उसे साथ में ये भी सेंड कर दें कि वो एंटर करे तो अपने नाम से एंटर करे, ठीक है, अपना नाम डाल दे, क्योंकि यहाँ पे 3 बच्चे वेटिंग पर आ रहे हैं गैलेक्सी 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 करके। तो मुझे नहीं पता कि कौन है, इसलिए विदाउट नेम मैं एंटर नहीं करूंगी क्लास में। तो आप उन्हें ये वाला मैसेज भी फॉरवर्ड कर दीजिए कि अपने नाम से एंटर करें बायोलॉजी की क्लास में, ठीक है। चलिए, तो पढ़ना हम स्टार्ट करें। जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और यहाँ से करीब आपका जो अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में आपका इससे 4 to 5 मार्क्स का आता था, ठीक है। पहले आता था मींस जब आपका स्ट्रेटजीज इनहेंसमेंट इन फूड रिसोर्सेज भी इंप्रूव था, तो ये अब 4 to 5 मार्क्स से ज्यादा नंबर का ही आएगा, ठीक है। 4 to 5 मार्क्स से अधिक मार्क्स का ही ये जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, आएगा। बात समझ रहे हैं? तो स्ट्रेटजीज इन एनहेंसमेंट, और सॉरी ये कौन सा आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें एक बात और समझिएगा, एक बात और क्या समझनी है कि हमें ये चैप्टर पता नहीं है कि ये आपका मल्टीपल चॉइस के बेस पर आएगा या इसमें से शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये है कि ये आपका फर्स्ट टर्म का चैप्टर होगा या सेकेंड टर्म का चैप्टर होगा। तो अभी टर्म वाइज जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है वो सीबीएसई ने किया नहीं है, तो इसको आप मल्टीपल चॉइस बेस पर ही लेकर चलिएगा कि इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। और जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं तो ध्यान रखिएगा उसका जो एवरी पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉपी पेन लेके साथ में बैठिएगा, हो सकता है कौन से पॉइंट से कौन सा ऑब्जेक्टिव बन जाए, ठीक है। तो इससे आप इससे अधिकतर ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस ज्यादा हैं, ध्यान रखिएगा। जो मैंने अभी तक आपका पिछले 8 सालों से ऑब्जर्व कर रही हूँ वो यही है कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसे ऑब्जेक्टिव बेस पर पढ़ने की ही कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, आपने बता दिया होगा अपने फ्रेंड्स को, जो भी अगर आपने लिंक सेंड की है तो, ठीक है, वरना मैं ग्रुप पे डाल ही दूंगी, क्योंकि विदाउट नेम एंट्री नहीं होगी भाई क्लास में। तो अब माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स, व्हाट यू मीन बाय माइक्रोब्स।
तो माइक्रोब्स क्या है, ऐसे छोटे छोटे मीन्स ऐसे टाइनी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिन्हें कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो ऐसे आपके स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जिन्हें कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब समझ में आया। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन ऑब्जर्व ओनली अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही ऑब्जर्व किया जा सकता है वो कहलाते हैं क्या, आपके माइक्रोब्स। ठीक है, एक मिनट, नहीं भाई मेरी तो नेट सही चल रहा है, स्पीड भी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, देखिए आप उस जगह पर बैठिए जहां पर आपके घर में नेटवर्क सही होगी, मेरे यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है बेटा इस समय, है ना। तो देखिएगा, आइए, तो माइक्रोब्स समझ में आ गया कि इन्हें हम किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, केवल आपका माइक्रोस्कोप के अंडर में ही इसे क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, नेकेड आई से हम इन्हें नहीं देख सकते। ठीक है, दूसरी बात आती है अकरेंस। ठीक है, अकरेंस का मतलब है कि ये आपको जो माइक्रोब्स है ये आखिर मिलते कहाँ पर है। ठीक है, तो माइक्रोब्स कहाँ पर मिलते हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इनका, डिस्ट्रीब्यूशन है इनका बेटा कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, सर्वव्यापी। मीन्स आप हर जगह इन्हें देख सकते हैं। हर जगह का मतलब है ये सॉइल में भी मिलेंगे, ये वाटर में भी मिलेंगे, ये एयर में भी मिलेंगे, ये लिविंग बॉडी के अंदर भी मिलेंगे, ये नॉन लिविंग बॉडी के अंदर भी मिलेंगे। तो ये कैसे होते हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। तो ये जो है आपके इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है। और कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है दे आर फाउंड इन एयर वाटर, एयर में भी मिलेंगे, वाटर में भी मिलेंगे। ठीक है, सॉइल, इन लिविंग बॉडी, इन लिविंग बॉडी, इन लिविंग बॉडी और इन नॉन लिविंग मटेरियल। तो लिविंग बॉडी में भी मिल सकते हैं एज वेल एज ये नॉन लिविंग मटेरियल के अंदर भी मिल सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे जो आपके स्पोर्स है, किसके, फंगल स्पोर्स। ठीक है, फंगल स्पोर्स कहाँ पर मिलते हैं आपको, एयर में। ठीक है, कहाँ मिल जाते हैं, एयर में फंगल स्पोर्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्रेड वगैरह कुछ मॉइस्ट करके अगर आपने रखा हुआ है तो उसमें आप कोई इसमें स्पोर्स नहीं डालते, कुछ टाइम बाद अपने आप जो क्या है आपका ब्रेड है उसके ऊपर येलो से, ग्रीन से, ब्लैक से कलर की फंगस लग जाती है। तो आखिर उस ब्रेड की स्लाइस के ऊपर कहाँ से वो फंगल स्पोर्स आ गए कि वो अपने आप ही जर्मिनेट होके फंगल हाइफी का फॉर्मेशन कर गए, कहाँ से आ गए, हमने तो डाले नहीं थे। तो होता क्या है, एयर में बहुत सारे आपके माइक्रोब्स के स्पोर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली फंगल स्पोर्स बहुत सारे यहाँ पर घूमते रहते हैं। और जहां पर भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहां पर जर्मिनेट होकर वो क्या बनाते हैं, फंगल माइसेलियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेड की स्लाइस थी, ब्रेड की स्लाइस के ऊपर उन्हें क्या मिल गया, उन्हें मिला फेवरेबल कंडीशन, और उसी फेवरेबल कंडीशन पर वो क्या कर गए, सर्वाइव कर गए। अच्छा, ठीक है, जिसे भी बेटा वॉइस की कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्लास को लीव करके रिज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिसे भी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है वो क्लास को लीव करके दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए। हो गया इतना। तो एयर वाटर इसमें मिलते हैं, वाटर में भी, सॉइल में भी, लिविंग में भी। ठीक है, लिविंग में भी आपको पता है जैसे कि ई कोलाई, मैं एग्जांपल बता देती हूँ, क्या है आपका ई कोलाई। ई कोलाई जानते हैं ना, एस्चरेसिया कोलाई, ये आपका एक बैक्टीरिया है। ठीक, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं बता रही हूँ। ई कोलाई क्या है, आपका एक बैक्टीरिया है जो कि कहाँ मिलता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मिलता है, कौन, ई कोलाई। अब देखिएगा
ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिला, तो फिर इसका फंक्शन क्या है? ये हमारी बॉडी में विटामिन के के सिंथेसिस के लिए, ठीक है, विटामिन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो है कौन, आपका जो लिविंग बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो कुछ तो बेटा कैसे होते हैं, कुछ तो यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। जो हार्मफुल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा यूजफुल की बात कर लें। ऐसे माइक्रोब्स जो कि लिविंग बॉडी के अंदर मिलते हैं और यूजफुल है, उनमें एक बेस्ट एग्जांपल है ई कोलाई, ठीक है। जो ई कोलाई है, ई कोलाई कहां पर मिलता है? ई कोलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। बात समझ रहे हैं? ई कोलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है, और जो कि विटामिन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये वाली बात समझ गए होंगे, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन के सिंथेसिस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है ई कोलाई, ठीक है। ऐसे ही नॉन लिविंग मटेरियल में भी कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मिलते हैं जो कि उनके डिग्रेडेशन, बायो डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बने हुए हैं, उनके कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। तो नॉन लिविंग में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं या फिर आपके माइक्रोब्स हैं, ये क्या करते हैं? बायो डिग्रेडेशन करते हैं, बायो डिग्रेडेशन, ठीक है, बायो डिग्रेडेशन करते हैं। बात समझ में आई? तो लिविंग है, लिविंग में ई कोलाई मिलता है, बैक्टीरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, विटामिन के का सिंथेसिस करता है। नॉन लिविंग में कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया मिलते हैं जो कि बायोडिग्रेडेशन करते हैं। बायोडिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? रेड से नहीं लिखना है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलेस्ट मटेरियल में क्या कर देना? कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो आई थिंक आप इतना समझ गए होंगे कि ये अक्रेंस कहाँ कहाँ मिलते हैं, और दूसरी बात जहां मिलते हैं वहां पर इनका फंक्शन क्या होता है। तो ये एयर, वाटर, सॉइल का भी समझ लीजिए एक बार। अगर सॉइल में कोई बैक्टीरिया मिल रहा है तो अधिकतर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, हम यूजफुल चीजें पढ़ रहे हैं, क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। बात समझ रहे हैं? किसमें हेल्प करता है? आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। बात समझे? तो एयर में है, वाटर में है, सॉइल में है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, लिविंग के अंदर है तो विटामिन के का सिंथेसिस, नॉन लिविंग के है तो बायोडिग्रेडेशन करता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपलेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट कर जाता है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आती हूँ। हो गया? अब बात करते हैं ये माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये जो माइक्रोब्स हमने पढ़े ये हमारे वेलफेयर के लिए, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, हमारे क्या फायदा है, ठीक है, इनसे हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो एक बात और समझिए इसमें, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी क्या है, मींस कितने टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप के माइक्रोब्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी डिफरेंट फंक्शनिंग में, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, कर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सब। तो कौन कौन सी कैटेगरी है, जरा इन कैटेगरी को समझिएगा। जैसे आप सभी जानते हैं खैर, माइक्रोब्स जो कि हेल्प करते हैं ह्यूमन वेलफेयर में, एक तो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, कौन सा है आपका? बैक्टीरिया है। इसके अलावा क्या है? फंगस है, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, कुछ आपके हेलमिंथ भी हैं जो कि क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ आपके वायरसेस भी हैं जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं आपको किसी भी वर्क में, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ एडवांटेजेस वो जरूर देंगे। आप समझिएगा, हमें केवल वही पढ़ना है जो सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं जाना है। तो और एक बात और, हम जो इसकी क्या थी डिसएडवांटेजेस थे वो इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो बेटा स्पेशली ध्यान रखिएगा, आप कहो कि मैडम ने डिसएडवांटेज तो बताए नहीं, तो ध्यान रखिए बैक्टीरिया, वायरस, ये जो जितने भी आपकी जो मैंने माइक्रोब्स लिखे हैं इनके सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज होते हैं कि ये डिसीज कॉज करते हैं। डिसीज कॉज वाला जो चैप्टर है वो हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर इसके क्या पढ़ने हैं, केवल यूज 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 पढ़ने हैं। तो बैक्टीरिया कौन कौन से जो यूज होते हैं जरा यहाँ पर समझ लेते हैं हम। एक तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में, ठीक है। दूध से जब दही बनाया जाता है ना, कर्ड का मतलब क्या होता है, दही, ठीक है। तो दूध से जब दही बनाया जाता है तो उसमें भी हेल्प करता है कौन, बैक्टीरिया हेल्प करता है। बात समझ रहे हो। और बैक्टीरिया कहाँ हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है। बैक्टीरिया से हम क्या बनाते हैं, बैक्टीरिया से हम एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक है। ये सब कुछ सिलेबस में है, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक, इसके अलावा इसका और क्या यूज करते हैं, आपको याद होगा हमने पढ़ा था बायोटेक में पीसीआर, पीसीआर में हमने थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन किया था एक टैग पॉलीमरेज नाम का एंजाइम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इन टोटल ऑब्टेन, ऑब्टेन बायोएक्टिव, बायोएक्टिव मटेरियल, ठीक है। जो आपके बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से डिफरेंट टाइप के बायोएक्टिव मटेरियल को भी हम क्या करते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि एंजाइम हो सकता है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई भी डीएनए का पैटर्न भी हो सकता है, क्योंकि बायोटेक में जीन सीक्वेंसिंग के लिए हमें बहुत सारे पैटर्न की जरूरत होती है, वो हम बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। इनफैक्ट बायोटेक में एक और चीज याद होगी आपको, वेक्टर, याद आ रहा है ना, क्या चीज याद होगी, वेक्टर। तो जो वेक्टर है वो भी किससे ऑब्टेन किया था, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आपने ऑब्टेन किया था बैक्टीरिया से, याद होगा ना। जो प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया विच हैव सेल्फ रेप्लिकेशन कैपेसिटी, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर मिलने वाला एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें की सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। तो कहां से निकाला, बैक्टीरिया से ही तो निकाला ना। तो बैक्टीरिया से हम बायोएक्टिव मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन बायोएक्टिव मटेरियल एंड प्लाज्मिड, साथ के साथ क्या ऑब्टेन करते हैं हम, प्लाज्मिड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया कहां पर यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ, अभी बैक्टीरिया ही का चल रहा है, ध्यान रखिए, फंगस वगैरह भी नहीं बता रही हूं, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, मजे आ गए अब तो, है ना। एल्कोहल के फॉर्मेशन में भी आपको पता है कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं, वैसे फंगस भी यूज होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया स्पेसिफिक अल्कोहल के फॉर्मेशन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ डो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डो, आपको याद होगा जो डो है ये कहाँ पर यूज होता है, आप लोगों ने वो खाई होगी इडली सांभर, ठीक है, खाई है। तो इडली सांभर है, और इडली जो बनती है ना, डो ही तो होता है वो, और एक और होता है, क्या होता है, डोसा, है ना। और एक और चीज होती है आपकी, छोले के साथ क्या खाते हैं, भटूरे, है ना। तो भटूरे हैं, ये सब, ये थोड़े से आपके कैसे होते हैं, फ्लफी टाइप के होते हैं ना, फूले फूले से होते हैं, ठीक। तो ये ढोकला भी होता है, हाँ, ठीक है। तो ये सब कैसे इतने स्पंजी हो जाते हैं, तो इनके स्पंजी होने का रीजन होता है इनमें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ दो डिफरेंट टाइप की, जो इडली विडली बना रहे हो, भूख वाक ना लगाई हो किसी को, तो उसके लिए भी आपका क्या होता है बेटा, डो की जरूरत पड़ती है। डो बनाया जाता है किससे, बैक्टीरिया से, ठीक है। और बैक्टीरिया से हम क्या बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ टोडी, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टोडी वाला, फॉर्मेशन ऑफ टोडी। टोडी जानते हैं, साउथ इंडिया में एक आपका अल्कोहलिक बेवरेज होता है, ठीक है, जिसे हम ताड़ी, हम लोग नॉर्थ इंडिया वाले से ताड़ी बोलते हैं, ठीक है। पुराने जमाने में जब ये अल्कोहल वगैरह नहीं थी, तो लोग नशा करने के लिए ताड़ी का यूज करते थे। शायद आपने मूवीज वगैरह में देखा भी हो कि ताड़ के, ताड़ समझते हो ना, इंग्लिश में बोलते हैं पाम, पाम के बड़े बड़े से पेड़ होते हैं, तो उसमें कट लगा के एक मटका, मटका मीन्स घड़ा, बांध देते हैं। तो जो आपका प्लांट है, उस प्लांट में से एक सैप, एक रस निकलता है, मटके में इकट्ठा होता रहता है, उसका फर्मेंटेशन करते हैं, और एक अल्कोहलिक जैसी एक बेवरेज बनाते हैं, उसी बेवरेज को हम बोलते हैं टोडी। तो उसमें जो फर्मेंटेशन हुआ, फर्मेंटेशन का मतलब क्या होगा, वहां बैक्टीरिया यूज किया होगा। तो नॉर्मल सी बात है, फॉर्मेशन ऑफ टोडी, टोडी के फॉर्मेशन में भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, ठीक है।
तो और एक और है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी आपका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है किसे, बैक्टीरिया को, ठीक है। और ये काफी लंबा चौड़ा है, ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कौन से बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट, सेकेंडरी इफ्लुएंट वगैरह यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी आपके क्या होते हैं, ये यूज किए जाते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया का यूज किया जाता है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको पता है एक ऐसी खेती करने की आपका तरीका होता है जिसमें कि हम कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स, कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज नहीं करते। मींस खेती में, क्रॉप में हम कोई भी केमिकल यूज नहीं कर सकते, ना तो फर्टिलाइजर के फॉर्म में और ना ही इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के फॉर्म में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में फिर क्या करते हैं भाई, तो गाय का गोबर डालते हैं फर्टिलाइजर में, समझ रहे हो ना। तो जो आपका मैन्योर वगैरह जो होते हैं ना वो यूज करते हैं, सारी नेचुरल चीजें यूज करते हैं। तो कीड़े लग जाए तब का गाय का गोबर डालोगे कि कुछ और डालोगे, है ना। तो कीड़े लग जाते हैं तो उसके लिए बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, जो बायोटेक में पढ़ा था आपने। बैसिलस थुरिंजिएंसिस के जो स्पोर्स हैं वो सारे के सारे क्या किए जाते हैं, आपके पानी में मिला के छिड़क दिए जाते हैं। या तो आप बना लीजिए बायोटेक की हेल्प से क्रॉप बना लीजिए बीटी वाली, और अगर आप क्रॉप नहीं बना पा रहे हैं तो आप क्या कर दीजिए, जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है उसके स्पोर्स को पानी में घोलिए और क्रॉप पर छिड़क दीजिए। तो वो भी आपका क्या होता है, एक इंसेक्टिसाइड की तरह वर्क करता है, इंसेक्ट नहीं लगते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हम बैक्टीरिया को यूज करते हैं। जो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, लिखा इतना सा, बताया इतना सारा है, तो वो सारा आपको डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने उसके बारे में लिखा नहीं है, ठीक है। तो आप इतना खैर समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा फंगस के बारे में, ठीक है। चलो आ जाओ फंगस। अभी तो आपको पता है अपने इंडिया में फंगस का बड़ा कहर है, जानते हो ना। कभी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, रेड फंगस, रेड नहीं आई है खैर, येलो फंगस, ग्रीन फंगस, कितनी सारी फंगस लग रही है लोगों के अंदर। तो फंगस, अच्छा ये बताइए फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं। वैसे भी आपको पता है ना पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी पड़ेगी। फंगस की स्टडी को क्या कहा जाता है, चलिए जरा आंसर दीजिए, हम भी देखें। मैं पढ़ा चुकी हूँ, 11वीं में पढ़ाया था, स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ एल्गी, ये सब पढ़ाया था ना। तो बताइए स्टडी ऑफ फंगस क्या कहते हैं, जल्दी से बोलो बेटा। स्टडी ऑफ फंगस, आ गया आंसर, बिल्कुल सही है, माइकोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। और स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी जो आती है ना, एल्गी की स्टडी कहलाती है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो डोंट बी कंफ्यूज, एल्गी को फाइकोलॉजी और फंगस को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। याद रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होगे कभी, याद रख लीजिए। इस समय जो फंगस है ना, हमारे इंडिया को फंगस ने क्या समझा हुआ है, अपना मायका, मायका समझते हो ना, अपने माँ का घर, ठीक है। मायका समझा हुआ है फंगस ने, जब आती है कभी लाल रंग की, कभी पीले रंग की, कभी नीले रंग की, कभी काले रंग की, कभी सफेद रंग की, चली आती है मायका समझ के, है ना। जैसे मायके में चले आते हैं ना मुंह उठा के, बिल्कुल वैसे फंगस मुंह उठा के इंडिया में आ गई है, क्या समझ के, मायका समझ के। तो माइकोलॉजी का मतलब किसकी स्टडी हो रही है, फंगस की, समझ गए। माइकोलॉजी फंगस, किससे याद रखोगे, माइका से। फंगस ने इंडिया को इस समय मायका समझा हुआ है, मुंह उठा के चली आ रही है रंग बिरंगी। तो अब नेक्स्ट आइएगा, फंगस का क्या यूज है। तो फंगस का जो यूज है बेटा, एक तो इससे भी डिफरेंट आपकी क्या बना रही है, बनाए जा रहे हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, एंटीबायोटिक वगैरह भी इसमें इंक्लूड है। तो फंगस का यूज करके हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इससे आपकी कुछ बेवरेजेस, अब वो एल्कोहलिक भी हो सकती है, नॉन एल्कोहलिक भी हो सकती है, दोनों टाइप की बेवरेजेस फंगस का यूज करके बनाई जा रही हैं, ठीक है। और इसका फंगस का और यूज कहाँ किया जाता है, फंगस का यूज किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट में, सीवेज ट्रीटमेंट में,
ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में किया जाता है। और इसके अलावा माइकोराइजा, इस बात को रट लेना, ठीक है, लिखे दे रही हूं, रट लेना। जो माइकोराइजा है वो भी आपका एक फंगस ही है और ये यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है, तो फंगस ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज किए जाते हैं। इसका माइकोराइजा बनता है। माइकोराइजा क्या है ये सब आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है, बेवरेजेस बनाई जाती है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होते हैं। यहाँ पर सब आपके यूज होते हैं कौन, फंगस। हो गया, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं फिर से रफ करूं। चलो अब डिटेल में पढ़ते हैं इन सभी को। तो सबसे पहले इस चैप्टर के जो भी माइक्रोब्स हैं इन्हें हमने दो जो आपकी कैटेगरी है उसमें डिवाइड किया है। एक तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड वर्क, मीन्स घर में घरेलू कामों में कहाँ पर यूज होते हैं आपके माइक्रोब्स। और दूसरा आपका क्या है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्री। ठीक है, तो पहला कौन सा है आपका, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। ठीक है, माइक्रोब्स आप कहाँ पर वर्क यूज करते हैं, अपने घरों में। तो जो घरों में पढ़ने हैं वो चार हैं आपके। तो एक है, एक से आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप फॉर्मेशन करेंगे किसका, टोडी का। ठीक है, आप फॉर्मेशन करते हैं घर में कर्ड का। आप घर में और क्या बनाते हैं, डो बनाते हैं। ठीक है, घर में डो बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। और फाइनली और क्या पढ़ना है आपको, चीज का। तो ये आपके सिलेबस में है जिनको डिटेल में पढ़ना है। एक तो टोडी, कर्ड, डो और चीज। ठीक है, और दूसरे कौन से हैं, इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में माइक्रोब्स को कहां पर यूज करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ बियर, वाइन, विस्की, अल्कोहलिक बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट। और इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये 4 पढ़ने आपको इंडस्ट्री में माइक्रोब्स के यूज, और ये 4 पढ़ने आपको हाउस होल्ड माइक्रोब्स के यूज। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है, फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट तो कर लिया होगा। आइए रफ करूं। तो सबसे पहले माइक्रोब्स एंड हाउस होल्ड वर्क की बात करें, और हम बनाते हैं कर्ड। ठीक है, कर्ड, कर्ड तो घर में ही बनता है, समझते हो ना, दही। अब आपको पता है दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस और लैब इज यूज्ड। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये आपका लैक्टोबैसिलस है, या फिर जिसे हम लैब कहते हैं। और इस लैब की फुल फॉर्म भी आपकी पूछी गई है। ठीक है, शायद 13-14 में आई है, 2013-14 में, कि लैब की फुल फॉर्म क्या है। और आपको सुन के हंसी आएगी कि बच्चों ने लैब के बारे में लिखा था, व्हाट यू मीन बाय लैब, ऐसे ही लिखा है था एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें आंसर जो बच्चों ने लिखा था कि हमारे स्कूल में एक बायो लैब है, केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, तो ऐसे लैब लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर लैब का मतलब क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, समझ लीजिए। लैब अगर आता है तो उसका मतलब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता क्या है, इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ये क्या करता है, ये मिल्क को कन्वर्ट करता है किसमें, कर्ड में। बात समझ गए, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है कौन, आपका लैक्टोबैसिलस। वैसे इसकी एक स्पेसिफिक स्पीसीज है लैक्टोबैसिलस लैक्टी। ठीक है, जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देती है इजीली। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ बेटा, एक बात और बता दें,
इस मीटिंग का टाइम कंप्लीट होने वाला है, और जैसे ही इसका टाइम कंप्लीट हो आप रिज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग को, है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे पढ़ाना है आज, 2-3 टॉपिक तो और कराने हैं, तो इससे रिज्वाइन कर लीजिएगा आफ्टर 5 मिनट। तो लैक्टोबैसिलस और लैब है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, इन मिल्क वी पुट small amount of curd known as inoculum। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, किसका, इनोकुलम का। तो इन मिल्क वी पुट स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड नोन एज इनोकुलम। जब आपको मिल्क में, जैसे 1 लीटर मिल्क है, अब उस 1 लीटर मिल्क में आपको क्या जमाना है, दही जमाना है, कर्ड जमाना है। तो उसमें हम थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, दही डाल देते हैं। मिल्क में दही तो डाल देते हैं, कर्ड डाल देते हैं, तो उसे आपने हिंदी में बोलते होंगे सहेजा या फिर जामन, कुछ समथिंग ऐसा बोलते हैं, लेकिन साइंटिफिकली उसे क्या बोलते हैं, इनोकुलम, और इंग्लिश में बोलते हैं उसे स्टार्टर। क्या बोलते हैं, स्टार्टर। स्टार्टर का मतलब जो मिल्क का कर्ड के फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दे। तो जब मिल्क में हम क्या मिला देते हैं, थोड़े से अमाउंट में दही मिला देते हैं, उसको हम बोलते हैं इनोकुलम। उस छोटे से इतना सा जो सहेजा होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, इनोकुलम बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और आपको एक बात और पता होगी, मैंने आपको बताया था कि ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, ये आपकी सलाइवा में भी मिलता है ना। तो अगर कभी घर में दही खत्म हो जाए, दही जमाना हो, तो क्या करना है, दूध में थूक देना, दही जम जाएगा। करियो मत ऐसा, मम्मी बहुत मारेंगी, उठा उठा के फेंक देंगी, किसने सिखाया, वो मेरी और डांट लगवाओगे तुम, है। तो वास्तव में आपका जो सलाइवा है ना, इसमें भी लैक्टोबैसिलस मिलता है। इसीलिए कभी जूठा दूध आप रख देना, तो सुबह तक, रात में से जूठा करके रख दिया आपने दूध को, और सुबह नहीं पी पाए, रात में नहीं पी पाए, तो पूरा दही जम जाता है, कर्ड में जम कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ये सलाइवा है, इसमें लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है, और लैक्टोबैसिलस का एक काम है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना। बात समझे? नेक्स्ट आइएगा, तीसरा सुनिएगा, जो लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, ये क्या करता है, कैसे जम जाता है। लैक्टोबैसिलस कोगुलेट कैसीन प्रोटीन ऑफ मिल्क। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस है, ये क्या करता है, कोगुलेट कर देता है मिल्क की प्रोटीन। आपको पता है मिल्क में एक स्पेसिफिक प्रोटीन मिलती है, और मिल्क में जो प्रोटीन मिलती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, कैसीन प्रोटीन। तो लैक्टोबैसिलस कैसीन प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट का मतलब जमा देता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो दूध है वो तो बिल्कुल पतला सा होता है, लेकिन जब दही जम जाता है तो इकट्ठा इकट्ठा सा बंध सा जाता है। तो ये बंद क्यों जाता है? क्योंकि लैक्टोबैसिलस मिल्क में प्रेजेंट कैसीन प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है, जमा देता है। बात समझ गए? तो ये क्या करता है, मिल्क में प्रेजेंट कैसीन प्रोटीन को क्या कर देता है, कोगुलेट कर देता है। फोर्थ लिखिएगा, इट कन्वर्ट lactose sugar into lactic acid। ठीक है, ये क्या करता है, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आपको पता है मिल्क आप इंटेक करते हैं तो कुछ मीठा सा लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर होती है। लेकिन जब वो दही में कन्वर्ट हो जाता है तो दही हो जाता है कैसा, खट्टा, क्योंकि ये लैक्टोज शुगर को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। और भाई जिसमें एसिड होगा तो वो सोरेन टेस्ट तो होगा ही होगा, तो दही खट्टा क्यों हो जाता है? बिकॉज उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। बात समझ गए? क्या प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए। तो ये लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और ये क्या करता है, इट एनरिच मिल्क न्यूट्रिशन वैल्यू। ठीक है, मिल्क की न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है उसे क्या कर देता है, एनरिच कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कौन? आपका लैक्टोबैसिलस। जो सिंपल आपका मिल्क है, मिल्क में विटामिन B12 नहीं होता, लेकिन अगर आप दही खा रहे हैं तो दही में क्या होता है, विटामिन, ये याद रखिएगा, जो ब्लैक से लिख रही हूँ इंपॉर्टेंट है,
विटामिन B12। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, मिल्क में एक न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उसी मिल्क से बने हुए कर्ड में वो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, कौन सा है? तो वो कौन सा है बेटा? विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 कर्ड में प्रेजेंट होता है, और इस विटामिन B12 के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अलावा जो बैक्टीरिया है ये चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन स्टमक। ठीक है, स्टमक में कुछ